आज की इस गहरी चर्चा में हमारा फोकस एक ऐसे विषय पर है जो भारत के हेल्थ केयर सेक्टर की बदलती हुई तस्वीर को बहुत ही सटीक तरीके से पेश करता है। हाँ, और आज हमारे सामने यथार्थ हॉस्पिटल्स एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड के Q3 FY26 अर्निंग्स कॉल का पूरा ट्रांसक्रिप्ट है। बिल्कुल, और ये ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ कुछ फाइनेंशियल आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है। मतलब इसका मकसद इस तेजी से बढ़ती हुई रीजनल हेल्थ केयर चेन की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज को समझना है। और देखने वाली बात ये है कि कैसे वो अपने ऑपरेशंस और एक्सपेंशन के बीच एक बेहतरीन संतुलन बना रहे हैं। सही बात है। अगर हम इस क्वार्टर के नतीजों को देखें तो श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये यथार्थ हॉस्पिटल्स के लिए हर पैमाने पर एक ब्लॉकबस्टर क्वार्टर साबित हुआ है। एकदम ब्लॉकबस्टर। नंबर सच में बहुत स्ट्रांग है। हाँ, मतलब रेवेन्यू में 46% की शानदार साल दर साल यानी YOY ग्रोथ दर्ज की गई है। ये अब सीधा 3,205 मिलियन रुपए के आंकड़े तक पहुंच गई है। और सिर्फ टॉप लाइन ही नहीं बढ़ी है, उनकी बॉटम लाइन भी उतनी ही मजबूत है। इनका EBITDA अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर रहा है, जो कि 742 मिलियन रुपए हैं, राइट? एग्जैक्टली ये 35% की ठोस YOY ग्रोथ दिखाता है। तो इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ते हुए जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि आखिर एक हॉस्पिटल चेन अपने नए हॉस्पिटल्स खोलने के बाद भी शुरुआती लॉसेस को आसानी से पचा रही है। हाँ, आसानी से पचाकर अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को ऊपर की तरफ धकेल रही है। ये सच में एक बहुत बड़ा हुक है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस को जो लोग समझते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि नए हॉस्पिटल्स खड़ा करना कितना कैपिटल इंटेंसिव होता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में न्यू दिल्ली के मॉडल टाउन और फरीदाबाद सेक्टर 20 वाले नए हॉस्पिटल्स की बात हुई है। हाँ, इन दोनों नई फैसिलिटीज पर बहुत फोकस था कॉल में। इन दोनों हॉस्पिटल्स ने अपनी शुरुआती क्वार्टर में ही ग्रुप के फाइनेंशियल्स में कमाल कर दिया है। सिर्फ इसी क्वार्टर में इन्होंने मिलकर 279 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू दिया है, जो ग्रुप के टोटल रेवेन्यू का करीब 9% बैठता है। सही कहा। किसी भी नए फैसिलिटी के लिए, वो भी हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में, अपने शुरुआती कुछ महीनों में ही टोटल रेवेन्यू का 9% हिस्सा बन जाना एक बहुत ही अग्रेसिव और सफल रैंप अप की निशानी है। बिल्कुल। आमतौर पर तो नए हॉस्पिटल्स लंबे समय तक लॉस मेकिंग होते हैं, है ना, जिसे बिजनेस की भाषा में हम EBITDA ड्रैग कहते हैं। फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, सीनियर डॉक्टर्स की टीम का खर्चा होता है और पेशेंट फुटफॉल बनने में टाइम लगता है। पर यथार्थ का केस थोड़ा अलग है। वो कैसे? देखिए, अगर हम फरीदाबाद सेक्टर 20 वाले हॉस्पिटल के रन रेट को देखें तो लॉन्च होने के महज 3 महीने के अंदर ये 7 से 8 करोड़ रुपए महीने के रन रेट पर आ गया है। 3 महीने में 7-8 करोड़? एग्जैक्टली। और नई दिल्ली वाला हॉस्पिटल भी ऑलरेडी 5 करोड़ रुपए के मंथली रन रेट पर चल रहा है। ये मोमेंटम आमतौर पर आने में कई क्वार्टर्स लग जाते हैं। तो इस तेजी के पीछे का राज क्या है? उन्होंने इन माइक्रो मार्केट्स में जो गैप था उसे बहुत सही टाइम पर पहचाना। फरीदाबाद और दिल्ली के उन इलाकों में सुपर स्पेशलिटी प्रोवाइडर की सख्त जरूरत थी। और इस डिमांड का सबसे बड़ा सबूत इनका ROB डेटा है। श्रोताओं को मैं एक एनालॉजी से समझाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जैसे होटल इंडस्ट्री में एवरेज रूम रेट होता है कि एक कमरे से कितनी कमाई हो रही है, वैसे ही हॉस्पिटल्स में ARPOB होता है, यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। ये बहुत ही सही कंपैरिजन है। तो ग्रुप का जो एवरेज ARPOB है वो लगभग 33,744 रुपीस है। लेकिन अगर हम इन नए हॉस्पिटल्स को देखें तो नंबर्स हैरान करने वाले हैं। नई दिल्ली वाले हॉस्पिटल का ARPOB लगभग 40,000 रुपए चल रहा है और फरीदाबाद वाले का लगभग 36,000 रुपए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जब नया हॉस्पिटल पुराने हॉस्पिटल से ज्यादा ARPOB कमांड करे, इसका मतलब है केस मिक्स स्ट्रेटजी बहुत सटीक है। यानी वो पहले दिन से ही हाई वैल्यू केसेस और सुपर स्पेशलिटी पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, वो रूटीन सर्जरीज पर ध्यान देने के बजाय उन जटिल प्रोसीजर्स पर फोकस कर रहे हैं जहां बिलिंग साइज बड़ा होता है। और साथ ही साथ हमें उनके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना होगा। ट्रांसक्रिप्ट कहती है कि नोएडा हॉस्पिटल इस वक्त 91% ऑक्यूपेंसी पर चल रहा है। 91% ऑक्यूपेंसी का मतलब है फैसिलिटी अपनी पीक यूटिलाइजेशन पर है। और ग्रेटर नोएडा 74% पर चल रहा है। ये बताता है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। नए हॉस्पिटल्स उनके नेटवर्क की एक सख्त जरूरत थी। सही बात है, उनके पुराने एसेट्स लगभग सैचुरेट हो रहे हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
पायर मिक्स स्ट्रैटेजी को लेकर कॉल में बहुत अच्छी चर्चा हुई है। आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है? ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है किसी भी हॉस्पिटल के मार्जिन्स के लिए। यथार्थ ने अपने नए दिल्ली और फरीदाबाद हॉस्पिटल्स में अब तक 100% कमाई कैश और टीपीए यानी प्राइवेट इंश्योरेंस से की है। हाँ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डिलिब्रेट स्ट्रैटेजी है। मतलब उन्होंने जानबूझकर अभी तक गवर्नमेंट पैनल्स को शामिल नहीं किया है। एकदम सही। और इसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अभी कंपनी का करीब 35% रेवेन्यू गवर्नमेंट स्कीम्स से आता है, जिसमें रियलाइजेशन थोड़ा कम होता है। हाँ, मार्जिन्स पर प्रेशर पड़ता है। इसलिए कंपनी का लक्ष्य है कि अगले 2 से 2.5 सालों में इस 35% को घटाकर 25 से 28% तक लाया जाए। तो नए हॉस्पिटल्स को कैश और टीपीए के लिए रिजर्व रखना इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बिल्कुल। जहां उन्होंने इतना भारी कैपेक्स लगाया है, वहां वो चाहते हैं कि उन बेड्स पर हाई येल्ड पेशेंट्स ही आए। इस पेयर मिक्स स्ट्रैटेजी का एक और फायदा ट्रेड रिसीवेबल्स पर दिख रहा है। अभी हॉस्पिटल के रिसीवेबल डेज यानी पैसे मिलने में लगने वाला समय 115 दिन है, जो कि काफी लंबा समय है। हाँ, किसी भी बिजनेस के लिए 115 दिन तक कैश फंसा रहना अच्छी बात तो नहीं है, पर ट्रांसक्रिप्ट में इसका कारण साफ बताया गया है। गवर्नमेंट ईएसआई स्कीम, राइट? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। एग्जैक्टली। सरकारी बकाये का लगभग 30 से 35% हिस्सा सिर्फ ईएसआई का है। सरकारी पेमेंट में देरी होती ही है। पर कैश और रिटेल पॉलिसी पर ज्यादा ध्यान देने से ये इक्वेशन बदल रही है। प्राइवेट इंश्योरेंस और कैश पेमेंट्स बहुत जल्दी सेटल होते हैं। हाँ, और इसी वजह से मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दिखाया है। उन्हें उम्मीद है कि मार्च 2027 तक ये रिसीवेबल डेज 110 दिन से कम हो जाएंगे। और उसके बाद आगे चलकर इसको 80 से 82 दिन तक आने की उम्मीद है। अगर ये वर्किंग कैपिटल आज़ाद हो गया तो एक्सपेंशन में बहुत मदद मिलेगी। आज़ाद कैश फ्लो से बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन फाइनेंस अपनी जगह है। एक हॉस्पिटल की औकात तो उसके क्लिनिकल एक्सेलेंस से होती है। वही सबसे ज़रूरी चीज़ है, मेडिकल आउटकम्स। इस क्वार्टर में उन्होंने सच में कुछ कमाल के मेडिकल केसेस हैंडल किए हैं। जैसे उन्होंने पैन ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी की एक बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी की। ये आसान प्रोसीजर बिल्कुल नहीं होता। और इसके अलावा सिर्फ 2 महीने में 13 पोएम प्रोसीजर्स किए। पोएम यानी स्कार्फ फ्री एंडोस्कोपिक थेरेपीज। इतनी सफलतापूर्वक ऐसे जटिल इलाज करना दिखाता है कि उनकी क्लिनिकल टीम कितनी स्ट्रांग है। और इसी क्लिनिकल एक्सीलेंस का सबसे बड़ा पिलर बन रहा है ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर केयर। हाँ, ऑन्कोलॉजी के आंकड़े तो बहुत तेजी से बढ़े हैं। कुछ साल पहले तक उनके टोटल रेवेन्यू में ऑन्कोलॉजी का हिस्सा 4% से भी कम था। आज ये बढ़कर 10% हो गया है। अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो रेवेन्यू 63 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ रुपए हो गया है। और कैंसर केयर एक रेकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम होती है। कीमो, रेडिएशन, सर्जरीज, इसे अगले 1.5 से 2 साल में 15% तक ले जाने का प्लान है। होगा। मैं आगरा हॉस्पिटल के एक्विजिशन की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हाँ, आगरा वाला मूव बहुत स्ट्रेटेजिक है। 1 फरवरी 2026 से ये यथार्थ के नेटवर्क में पूरी तरह जुड़ गया है। यह भी 150 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन इसे बढ़ाकर 250 बेड्स तक किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि आमतौर पर एक्विजिशंस शुरू में लॉस देते हैं, पर ये आगरा हॉस्पिटल ऑलरेडी ईबीडीए की पॉजिटिव है। मतलब पहले दिन से ही मुनाफा दे रहा है। बिल्कुल। इनका रेवेन्यू रन रेट पहले से ही 45 से 50 करोड़ रुपए के आसपास चल रहा है। ये ग्रुप के मार्जिन्स पर कोई बोझ नहीं बनेगा। और इस फैसिलिटी का स्टेटस और बढ़ाने के लिए वहां डाविंची सर्जिकल रोबोट लगाया जा रहा है। ये सच में गेम चेंजर है। उस पूरे क्षेत्र में ये अपनी तरह का पहला रोबोटिक सर्जरी सिस्टम होगा। सोचिए, अब आसपास के मरीजों को इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के लिए दिल्ली या गुड़गांव भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही तो उनका मास्टर स्ट्रोक है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? भविष्य के लिए यथार्थ की क्या योजना है? उनकी योजना बहुत बड़ी है। कंपनी अगले 3 सालों में अपने नेटवर्क में 3000 नए बेड्स जोड़ने की तैयारी कर रही है। 3000 नए बेड्स? तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? उनकी टोटल कैपेसिटी लगभग 5000 बेड्स तक पहुंच जाएगी। और इस पूरे स्केल अप के लिए कुल कैपेक्स लगभग 1500 करोड़ रुपए होगा। मैंने नंबर्स में एक पैटर्न स्पॉट किया है। जब उन्होंने नए हॉस्पिटल्स में बेड्स जोड़े थे तो पर बेड खर्चा करीब 80 से 90 लाख रुपए आया था। हाँ, पर भविष्य के लिए वो एवरेज बता रहे हैं सिर्फ 60 लाख रुपए पर बेड। ये रिडक्शन कैसे आएगा? महंगाई तो बढ़ ही रही है। ये उनकी एसेट लाइट मॉडल अप्रोच की वजह से होगा। वो सिर्फ जमीन खरीदकर बिल्डिंग बनाने पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ओह, मतलब जहां बिल्डिंग का खर्चा किसी और का हो और इनको सिर्फ अपना मेडिकल इक्विपमेंट और स्टाफ लगाना हो। एग्जैक्टली। वो एसेट लाइट मॉडल्स और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स दोनों का मिश्रण यूज करेंगे। इससे उनका कैपिटल बचेगा
और पर बेड कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ये एक बहुत स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है और उनकी नज़र सिर्फ लोकल मार्केट पर नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट में मेडिकल टूरिज्म को लेकर भी काफ़ी दिलचस्प बातें हैं। जेवर एयरपोर्ट का इंतजार सबको है। हाँ, जेवर एयरपोर्ट के जल्दी शुरू होने की उम्मीद में इन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने तो मॉरिशस, नाइजीरिया और तुर्कमेनिस्तान में अपनी ओपीडीज शुरू भी कर दी हैं। और कॉल पर यह भी बताया गया है कि अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काजाख्स्तान से कई डेलीगेशंस उनके हॉस्पिटल्स विजिट कर चुके हैं। इंटरनेशनल मरीज हमेशा हाई ARPO भी लाते हैं और जेवर एयरपोर्ट के पास होने का लॉजिस्टिकल एडवांटेज उन्हें सीधा सीधा मिलेगा। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ होती है कि हेल्थ केयर जैसी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री में अगर सही एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी लगाई जाए और हाई एंड सुपर स्पेशलिटी जैसे रोबोटिक्स और ऑन्कोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही डिसिप्लिन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, खासकर गवर्नमेंट वर्सेस कैश पेयर मिक्स का ध्यान रखा जाए, तो स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों एक साथ हासिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। एक पॉइंट और जो कॉल में क्लियर किया गया था, मैनेजमेंट नए हॉस्पिटल्स के आने या डॉक्टर्स के दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट होने से घबराती नहीं है। हाँ, पोचिंग की चिंता नहीं है उनको, क्योंकि उनका मानना है कि जब किसी एरिया में नए हॉस्पिटल्स आते हैं तो उस पूरे क्षेत्र का मार्केट और कैचमेंट एरिया और बड़ा हो जाता है। ये सच में एक बहुत ही मैच्योर और पॉजिटिव तरीका है कंपटीशन को देखने का। हाँ, वो अपने प्रोडक्ट और क्लिनिकल आउटकम पर कॉन्फिडेंट है। सही बात है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के सोचने के लिए एक नया और दिलचस्प विचार छोड़ते हैं। इस डेटा और इस स्ट्रैटेजी को देखकर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था। कैसे सवाल? जब टियर 2 शहरों के रीजनल हॉस्पिटल्स जैसे आगरा का हॉस्पिटल अब डुविंची रोबोट्स जैसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और स्टार डॉक्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दशक में बड़े शहरों के पुराने बहुत महंगे मेगा हॉस्पिटल्स की जरूरत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या भविष्य में बेहतरीन और कॉम्प्लेक्स इलाज सिर्फ मेट्रो सिटीज की जागीर नहीं रहेगा? श्रोताओं को इस विषय पर तटस्थ रूप से जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ केयर लैंडस्केप को पूरी तरह बदल सकता है। हेल्थ केयर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स के लिए ये सच में ट्रैक करने लायक ट्रेंड है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारी तरफ से बस इतना ही। इस बदलते हुए मार्केट डायनामिक्स को समझना वाकई एक बेहतरीन अनुभव रहा।